Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Happy Deepavali to all viewers. Let's begin today's important nursing MCQs class for upcoming nursing recruitment exams. First question is, most serious adverse effect seen with the statins are. जब किसी पेशेंट को हम स्टैटिन मेडिसिन दे रहे होते हैं तो इस स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के कारण कौन सा मोस्ट सीरियस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए रैप्डोमायोलाइसिस, ऑप्शन बी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, ऑप्शन सी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी hypothyroidism. Which one is most serious side effect, ये आपको बताना है। The right answer is option A, rhabdomyolysis. स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के कारण सबसे घातक साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट के रूप में रैप्डोमायोलाइसिस कंडीशन हो सकती है। इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए जान लेते हैं एग्जैक्टली रैप्डोमायोलाइसिस और स्टैटिन शब्द का मीनिंग होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स की कि स्टैटिन ड्रग्स होती क्या हैं और किसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नोट कीजिएगा, स्टैटिन स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन को हम लिपिड लोअरिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। लिपिड लोअरिंग एजेंट। लिपिड शब्द का मतलब हो गया यहां पर कोलेस्ट्रॉल। लिपिड का मतलब है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड का लेवल कम करे, उसे हम स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के रूप में जानते हैं। यहां से एक बेसिक क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल हमारे शरीर में कितना होता है, तो आप याद रखिएगा अप टू 200 mg पर DL। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड का लेवल 200 mg पर DL तक है तो ये हेल्दी माना जाएगा। इससे ज्यादा अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो इसके कारण क्लाइंट में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो सकता है, स्ट्रोक जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसे भी नोट कर लें, यूज्ड टू प्रिवेंट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन यानी हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक और मायोकार्डियल इंफ्राक्शन जैसी कंडीशन से बचाव हेतु इस स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एग्जाम्पल्स की बात करें कि स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के अंदर क्या कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले लिखिएगा एथोरवेस्टेटिन, एथोरवेस्टेटिन। उसके बाद लिखिएगा सिमवेस्टेटिन, अब यहां पर गौर करें, इन दोनों ही मेडिसिन के पीछे आपको
स्टैटिन शब्द देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसा कोई भी साल्ट आपके सामने आए जिसके आखिरी में अगर स्टैटिन शब्द लिखा मिले तो इसका मतलब है वो लिपिड लोअरिंग ग्रुप की मेडिसिन है। किसी भी ड्रग के आखिरी शब्द यदि स्टैटिन है तो इसका मतलब है वो स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन है, लिपिड लोअरिंग एजेंट है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है और कोलेस्ट्रॉल को कम करके हम व्यक्ति को एमआई और स्ट्रोक जैसी कंडीशन से बचा सकते हैं। एमआई जो है हार्ट अटैक, उसमें हार्ट तक ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बन जाता है जिसके कारण हार्ट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती और वहां की सेल्स डेड हो जाती हैं। ये कंडीशन हार्ट अटैक या एमआई कहलाता है। स्ट्रोक का मतलब होता है हमारे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई पहुंचाने वाली ब्लड वेसल्स के अंदर किसी प्रकार का थक्का बन जाए, क्लॉट बन जाए, रुकावट आ जाए जिसके कारण ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच पाए तो वहां की सेल्स यदि डेड होने लगती हैं तो इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं। इसे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख लें सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। अब इस क्वेश्चन के आंसर पे बात करते हैं। जिस भी पर्सन को, जिस भी पेशेंट को ये स्टैटिन ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है उसमें रिस्क बढ़ जाता है रैप्डोमायोलाइसिस कंडीशन होने का। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए स्टैटिन मेडिसिन दे रहे हैं तो उनमें रैप्डोमायोलाइसिस कंडीशन कहीं ना डेवलप हो जाए, इस चीज के लिए भी आपको अलर्ट रहना है। अब बात करते हैं रैप्डोमायोलाइसिस कंडीशन एग्जैक्टली होता क्या है, इसे भी जान लेते हैं। इस कंडीशन को एक फ्लो चार्ट के रूप में आप इजीली समझ पाएंगे। इसे इस प्रकार से लिखिएगा, जैसे कि आपने किसी क्लाइंट को स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन दी लिपिड को कंट्रोल करने के लिए। अब इन ड्रग्स के कारण इस पेशेंट के मसल फाइबर में इंजरी हो जाती है, इंजरी टू मसल्स या मसल फाइबर लिख लीजिए। इन स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन के कारण क्लाइंट के मसल फाइबर्स में इंजरी होती है और इंजरी के बाद इस फाइबर्स के अंदर जो कंटेंट है वो ब्लड में रिलीज हो जाता है, रिलीज इट्स कंटेंट टू ब्लड। अब इन मसल फाइबर्स के डैमेज होने के कारण, टूटने के कारण इनके अंदर जो भी तत्व थे, जो भी कंपोनेंट्स थे वो सभी ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड में आने के बाद ये कंटेंट जाकर किडनी पर अटैक कर देते हैं, किडनी फेलियर कर देते हैं। यही कंडीशन रैप्डोमायोलाइसिस कंडीशन कहलाती है, रीनल फेलियर। यानी कि ये कंटेंट रीनल फेलियर कॉज कर देते हैं, यही कंडीशन रैप्डोमायोलाइसिस कहलाती है। इसीलिए हमें इस चीज का असेसमेंट बहुत जरूरी है। होपफुली दिस इज क्लियर। रैप्डोमायोलाइसिस क्या है? जब किसी क्लाइंट को स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन दी जाती है तो इस मेडिसिन के कारण इस पेशेंट के मसल फाइबर्स में इंजरी होती है, ये डैमेज होते हैं और इनके डैमेज के बाद इनका कंटेंट ब्लड में रिलीज हो जाता है और इसके कारण रीनल फेलियर देखने को मिलता है, किडनी फेलियर देखने को मिलता है। यही कंडीशन रैप्डोमायोलाइसिस कहलाती है। अब इस कंडीशन के होने पर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं ये भी नोट कर लीजिएगा, कई बार पूछ लिए जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स के अंदर नोट करिएगा, सबसे पहले डार्क रेडिश यूरिन, डार्क रेडिश यूरिन।
किडनी फेलियर शुरू हुआ, इसके साथ ही पेशेंट का जो यूरिन का कलर है वो सबसे पहले चेंज होता है। यूरिन का कलर पेल से डार्क रेडिश होने लगता है, गहरा लाल रंग का होने लगता है। उसके बाद में डिक्रीज यूरिन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि किडनी के नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगे हैं। और किडनी के नेफ्रॉन्स जब डैमेज हो जाते हैं तो फिल्टर करके ब्लड से यूरिन बनाएगा कौन, इसके कारण यूरिन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है, ओलिगोयूरिया कंडीशन देखने को मिलती है। इसके बाद क्लाइंट के अंदर धीरे धीरे वीकनेस फील होने लगती है, क्लाइंट खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करता है, क्लाइंट को मसल एक रहने लगता है, क्लाइंट को मसल एक रहने लगता है, यानी उसे मसल्स के अंदर खिंचाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। अब ये सब कंडीशंस यदि है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट के बारे में नोट करिएगा। ट्रीटमेंट में आप इतना सा याद रखें कि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमें किडनी फेलियर को बचाना है, तो इसके लिए हम क्लाइंट के अंदर एग्रेसिव फ्लूइड इंसर्ट करेंगे। गिव हाई फ्लूइड रिप्लेसमेंट टू प्रिवेंट रीनल फेलियर। किडनी फेल ना हो जाए, इस चीज को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट में हम फ्लूइड इंसर्ट करेंगे, और फ्लूइड इंसर्शन के कारण किडनी पर ये जो सब्सटेंसेस रिलीज हुए हैं मसल्स ब्रेकडाउन के कारण, उनका इफेक्ट कुछ कम हो जाएगा और क्लाइंट को कुछ कम प्रॉब्लम होगी। इस तरह से आप इस चीज को नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। Next question. The newborn maturity rating is done using, किसी न्यूबॉर्न बेबी का शरीर कितना मैच्योर है, इस चीज को हम किस स्कोर द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं? अबगार स्कोर के द्वारा, बेलार्ड स्कोर के द्वारा, ओलेंडर स्कोर के द्वारा, या नन ऑफ द अबव? जल्दबाजी में अपना आंसर लॉक ना करें, क्वेश्चन को समझें, लैंग्वेज और इसके हर शब्द पर गौर करें, उसके बाद अपना आंसर दें। इस तरह की छोटी छोटी सी बातें आपका एक नंबर कम करवा सकती हैं। यहां पर न्यूबॉर्न बेबी की मैच्योरिटी को असेस करने वाले टूल का नाम आपको बताना है। यस, एग्जैक्टली, अगर आपने ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। यहां पर अगर आपने ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अबगार स्कोरिंग सिस्टम के द्वारा हम किसी भी बच्चे की फिजियोलॉजिकल कंडीशन को असेस करते हैं, जबकि मैच्योरिटी के असेसमेंट के लिए बेलार्ड स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर नोट कर लीजिएगा, Apgar score is used for physiological condition. फिजियोलॉजिक कंडीशन के असेसमेंट में हम इस अबगार स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। वर्जीनिया अबगार द्वारा इसे दिया गया था, और इसके अंदर मिनिमम स्कोर जो होता है वो होता है 0, और मैक्सिमम स्कोर जो होता है वो होता है 10। ये चीजें अक्सर यहां से पूछी जाती हैं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि NSAIDs are commonly used in the treatment of musculoskeletal conditions. It is important for the nurse to remind the client to, किसी पेशेंट में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और उसके ट्रीटमेंट हेतु उसे
NSAID ग्रुप की मेडिसिन दी जा रही है। इस मेडिसिन को लेने से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 कहता है कि NSAID जो ड्रग है उसे दिन में कम से कम 3 बार लेना चाहिए। ऑप्शन 2 कहता है इसे लेने के बाद 1 घंटे बाद एंटासिड्स लेने चाहिए। ऑप्शन 3 कहता है NSAID को खाने के साथ लेना चाहिए। ऑप्शन 4 कहता है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। NSAIDs The right answer is option 3। आइए इसके बारे में बात करें। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग एग्जाम्पल की बात करें तो आइब्यूप्रोफेन, एस्प्रिन, ये सभी डाइक्लोफिनेक आदि ये सभी NSAID ग्रुप की मेडिसिन है। इस ग्रुप की मेडिसिन का इस्तेमाल मोस्टली क्लाइंट में बॉडी पेन और फीवर को रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए किया जाता है। NSAID मेडिसिन का 3 इस्तेमाल होता है, फीवर को कम करने में, दर्द को कम करने में और इन्फ्लामेशन है, सूजन है तो उस चीज को कम करने में इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस मेडिसिन को यदि आप कम से कम दिन में 3 बार लेंगे तो ये सही स्टेटमेंट नहीं है। गौर कीजिएगा, क्लाइंट को NSAID मेडिसिन जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार दी जाती है, उसे कितना दर्द है इस हिसाब से दी जाती है और इसे दिन में 1 बार या 2 बार ही नॉर्मल कंडीशंस में लिया जाता है। दिन में 1 या 2 बार ही इस मेडिसिन को लिया जाता है और विशेष परिस्थिति में जब क्लाइंट को बहुत ज्यादा पेन हो या बहुत ज्यादा फीवर हो तो उस कंडीशन में 3 बार दिया जाता है, बट मोस्टली 1 या 2 बार दिया जाता है, इसलिए हमने स्टेटमेंट 1 को रॉन्ग माना। उसके बाद में अगर आप एंटासिड मेडिसिन लेने के बाद NSAID मेडिसिन लेने के बाद एंटासिड ड्रग लेते हैं तो इस एंटासिड ड्रग के इफेक्ट के कारण हमारे स्टमक में NSAID मेडिसिन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, वो हमारे ब्लड में मिक्स नहीं हो पाएगी, तो ये चीज सही नहीं मानी जाएगी। जनरली एंटासिड मेडिसिन को आप पहले ले सकते हैं, नॉट आफ्टर टेकिंग NSAIDs। सो ऑप्शन 4 ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट। फाइनली ये जो ड्रग है NSAID ये हमारे स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट कर सकती है, इसलिए हम इसे खाने के साथ लेना प्रीफर करते हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिएगा। NSAID कैन इरिटेट gastric mucosa, so it must be taken with food। आपने नॉर्मली ये सुना होगा कि इस दवा को खाने के साथ लेना है, खाने के बाद लेना है। वो इसी वजह से कहा जाता है कि कहीं इस दवा के कारण अगर आपने खाली पेट इस दवा को लिया तो इसके कारण हमारे जो स्टमक की मेम्ब्रेन है वो गल सकती हैं, उनमें अल्सर हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है। इस चीज से बचाने के लिए हम इसे खाने के साथ लेने की सलाह देते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following is used in acute chest pain। अगर किसी पेशेंट को अचानक तेज सीने में दर्द होने लगे तो इन चारों में से कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है? चेस्ट पेन होने पर कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है।
ऑप्शन ए कहता है SGOT एस्टिमेशन, ऑप्शन बी कहता है ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई एस्टिमेशन, ऑप्शन सी कहता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, ऑप्शन डी कहता है LDH एस्टिमेशन। Which test can be used to determine the actual cause of chest pain? The right answer is option B. जब भी किसी क्लाइंट में हार्ट अटैक जैसी कोई कंडीशन होती है तो उसका कारण होता है हार्ट की सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन का ना पहुंचना। ऑक्सीजन न पहुंचने के कारण मायोकार्डियल सेल्स जो कि हार्ट की हैं उनमें डेथ हो जाती है और डेथ के बाद इन सेल्स के अंदर मौजूद ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी नामक जो प्रोटीन है वो ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। और चेस्ट पेन के कारण, अगर चेस्ट पेन का कारण यदि हार्ट अटैक है तो हम क्लाइंट में जैसे ही ब्लड के अंदर इस ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई का लेवल चेक करेंगे, ये नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिलता है तो हम ये कंफर्म मान लेंगे कि क्लाइंट में हार्ट सेल्स डैमेज हुई हैं, जिसके कारण इसके ब्लड के अंदर ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई का रिलीज हुआ और इनका लेवल बढ़ा हुआ मिल रहा है। तो याद रखिएगा, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई का इस्तेमाल हम चेस्ट पेन होने पर, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन तो नहीं, हार्ट अटैक तो नहीं, इस चीज को पता करने के लिए करते हैं। एक क्वेश्चन जो कि यहां से पूछा जाता है कि ट्रोपोनिन आई अच्छा है या ट्रोपोनिन टी अच्छा है, तो नोट करिएगा, ट्रोपोनिन आई इज मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर, यानी कि आप इसे बेस्ट कह सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट की बॉडी में ट्रोपोनिन आई पाया गया तो इस बढ़ा हुआ पाया गया तो इसका मतलब है कि 99% उसमें हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन हुई है, हार्ट अटैक आया है। क्योंकि ये जो ट्रोपोनिन आई है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हार्ट की सेल्स के अंदर ही पाया जाता है और जब ये सेल्स डैमेज होंगी तो इनके टूटने के बाद ये ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा ट्रोपोनिन आई जो है या दूसरे जो कार्डियक मार्कर्स हैं वो सभी हार्ट सेल्स के अलावा शरीर के दूसरे ऑर्गन्स की सेल में भी पाए जाते हैं, तो उनका लेवल यदि बढ़ा हुआ मिलता है तो ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये हार्ट में हुए डैमेज के कारण है या लीवर में डैमेज के कारण है या ब्रेन में है। तो इस तरह से हम उन्हें स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ट्रोपोनिन आई जो कि सिर्फ हार्ट में पाया जाता है ये बढ़ेगा तो मतलब कंफर्म मायोकार्डियल इंफ्राक्शन कंडीशन है। इस स्लाइड के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पर जो जनरल टर्म्स याद पूछी गई हैं इनके फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। इट्स जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस, जैसे कि AST और इसे ही आप SGOT के नाम से भी जानते हैं। AST कह दीजिए या SGOT कह दीजिए, ये दोनों ही शब्द एक ही चीज को बताते हैं और ये लीवर रिलेटेड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। लीवर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ALT और एक होता है SGPT। चाहे ALT कह दीजिए चाहे SGPT कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है और ये भी लीवर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इनकी फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, AST, SGOT, ALT, SGPT। सबसे पहले लिखिए
AST का फुल फॉर्म, AST स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ AST। नेक्स्ट नोट करिएगा SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज। सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस एमाइनेज। नेक्स्ट नोट कीजिएगा ALT का फुल फॉर्म एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज। एलेनिन एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज। लास्ट लिखिएगा SGPT। SGPT का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज। सीरम ग्लूटामिक ट्रांस एमाइनेज। यहां पे पायरुविक ऊपर लिख लीजिएगा, पायरुविक, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SGPT। इसके अलावा यहां पर एक वर्ड और दिया गया है, इसे भी नोट करिएगा, LDH। LDH का फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, इसका इस्तेमाल भी हम हार्ट रिलेटेड कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने जान लिया था। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है। इसके अलावा हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके निर्माण में भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी रहता है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका लेवल नॉर्मल से ज्यादा होना चाहिए। ये जितना ज्यादा होगा ये हमारे हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाता है। जबकि LDL यानी लो कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL मींस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और ये अगर ज्यादा होता है नॉर्मल से तो हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को खराब करता है। इसका लेवल कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स एडमिनिस्टर्स an intramuscular injection of vitamin K to a newborn. What is the purpose of the injection? हम न्यूबॉर्न बेबीज को विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाते हैं? जन्म के बाद बच्चों को विटामिन के देने का क्या उद्देश्य होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 कहता है मेंटेन्स द इंटेस्टाइनल फ्लोरल काउंट। हम बच्चे की इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं उनके नंबर को मेंटेन रखने के लिए विटामिन के लगाते हैं। ऑप्शन 2 कहता है प्रमोट्स प्रोलिफरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा। इंटेस्टाइनल फ्लोरा में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं वो प्रोलिफरेट करें, बढ़ें, इसलिए लगाते हैं। ऑप्शन 3 कहता है स्टिम्युलेट विटामिन के प्रोडक्शन इन द बेबी। बच्चों में विटामिन के निर्माण को बढ़ाने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन 4 कहता है प्रोवाइड प्रोटेक्शन अंटिल इंटेस्टाइन फ्लोरा इज एस्टैब्लिश्ड। विटामिन के बच्चे में जब तक इंटेस्टाइन फ्लोरा ना बन जाए उसे
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Which option is correct regarding administration of vitamin K injection to the newborn baby? The right answer is option 4. It provides protection until intestinal flora is established. जब तक बच्चे की इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल फ्लोरा यानी बैक्टीरिया आदि ना आ जाएं, तब तक उनमें कहीं ब्लीडिंग ना होने लगे, इस चीज से प्रोटेक्शन देने हेतु जन्म के बाद विटामिन के इंजेक्शन लगाया जाता है। आइए इससे जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करें, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जैसे कि मान लीजिए ये किसी क्लाइंट की इंटेस्टाइन है, क्लाइंट की आंत है, इस इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। हमेशा बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, कुछ हमारे शरीर में ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो शरीर के लिए एक अच्छे बैक्टीरिया के रूप में जाने जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद रहते हैं तो इन बैक्टीरिया के द्वारा लगातार विटामिन के का निर्माण किया जाता है और ये विटामिन के यहाँ इंटेस्टाइन से निकलकर लीवर में जाता है और लीवर के अंदर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का निर्माण करवाता है। और हम जानते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए इसेंशियल माने जाते हैं। क्लॉट फॉर्मेशन ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। जैसे ही कहीं चोट लगी वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस ब्लीडिंग को यदि रोका नहीं गया तो सारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल सकता है। इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर्स काम आते हैं उनका निर्माण विटामिन के की वजह से होता है, लीवर में होता है। ये सिंपल सा फिनोमिना है। अब बच्चे की बात करते हैं कि नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनकी इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते। उनकी इंटेस्टाइन स्टेराइल होती है, बिल्कुल साफ सुथरी होती है। और बच्चों में यदि ये बैक्टीरिया नहीं होंगे तो विटामिन के का निर्माण नहीं होगा। विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे तो बच्चे में ब्लीडिंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। बच्चे में जब तक ये बैक्टीरिया खाने पीने की आदतों के कारण इंटेस्टाइन में ना डेवलप हो जाए, ब्लीडिंग के रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए जन्म के तुरंत बाद हम इंट्रामस्कुलर रूट से बच्चे को विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। अब यहां से कुछ और चीजें जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली बात कि विटामिन के को किस रूट से दिया जाता है, तो आप बताएंगे इंट्रामस्कुलर रूट से, आईएम रूट से। ये न्यूबॉर्न बेबी की बात हो रही है। यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी में इंट्रामस्कुलर रूट से आप आईएम इंजेक्शन द्वारा विटामिन के देंगे। अब इसे किस साइट पर लगाया जाता है, तो आप बताएंगे वेस्टस लैटरलिस साइट पर। वेस्टस लैटरलिस साइट पर। और ये वेस्टस लैटरलिस साइट कहां पर होती है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। मीडियल लैटरल थाई, यानी कि बच्चे की जो थाइज हैं, जांग है, वहां की जो मसल्स जन्म के बाद सबसे ज्यादा मैच्योर होती है, जिसके अंदर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू विटामिन के को डिलीवर कर सकते हैं। जन्म के बाद बच्चे के शरीर में सबसे ज्यादा डेवलप्ड मसल उसकी थाइज में होती हैं, जांघों में होती हैं, मीडियल लेटरल थाई एरिया में होती हैं। इसे हम वेस्टस लैटरलिस कहते हैं और इसी वजह से हम यहाँ पर ही आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। अब यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट चीज की डोज क्या होती है इसकी, तो डोज के बारे में लिख लीजिएगा। अगर टर्म बेबी है तो उसे आप 1 mg दे सकते हैं।
और अगर प्री टर्म बेबी है तो उसे आप 0.5 mg देंगे। ये चीज अक्सर यहां से पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियो अपडेट पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।